Hello बच्चों, welcome back to my YouTube channel समझो और सीखो by yours only Jasleen Kaur. Here I am with another chapter electrochemistry. CBSE previous year questions के साथ हम फिर से जुड़ गए हैं आपके साथ। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के कुछ सीबीएसई बोर्ड में आ चुके हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, साथ साथ एज यूजुअल आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑल्सो। ठीक है, और साथ साथ मैं बताती भी जाऊंगी आप लोगों को कि कहाँ पर आप लोगों को ज़रूरत है ज़्यादा मेहनत करने की। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है बच्चों जहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़्यादा नीड है, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से घबराते हैं। सो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप अच्छे से परफॉर्म कर लोगे। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज what will be the reaction at cathode what will be the reaction at cathode when aqueous CuSO4 is electrolyzed एक second is electrolyzed using platinum electrode। तो आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए बच्चे, जब हम कॉपर सल्फेट की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट यूज़ हो रहा है वो कौन सा यूज़ हो रहा है? एक्वस, यानी कि कॉपर सल्फेट पानी में घोला। ठीक है, और जब पानी में कॉपर सल्फेट को घोला हमने तो क्या हुआ होगा? पानी के भी तो आयन्स हैं जो टूटे होंगे, तो यानी कि वाटर विल बी इलेक्ट्रोलाइज्ड एंड कॉपर सल्फेट विल बी देयर। सो डिसोसिएशन दोनों का होगा। कॉपर सल्फेट से हमें क्या मिलेगा? कॉपर सल्फेट से हमें मिलेगा हाँ जी, तो कॉपर सल्फेट से हमें मिलेगा Cu2+, सल्फेट से हमें मिला SO4 2-। ठीक है, वाटर है तो H+ भी मिला और OH- भी मिला। ये हमारे पास कुछ आयन्स रहने वाले हैं, लेकिन हमें पता है जो बच्चे कैथोड पे रिएक्शन पूछ रहा है वो किस किस की हो सकती है? कॉपर की रिडक्शन होगी या हाइड्रोजन की रिडक्शन होगी? इस पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है कॉपर का, वो बच्चे पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी। हाइड्रोजन की तो ज़ीरो होती है, हमें पता है, कॉपर की पॉजिटिव होती है। एंड यू नो कि जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू, मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन फॉर्म विल बी देयर, यानी कि रिड्यूस्ड फॉर्म मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। इसीलिए कैथोड पे जो रिएक्शन होने वाली है वो होने वाली है कॉपर की। ये तो बात पक्की हो गई। ठीक है, अब कॉपर देखो कौन सी रिडक्शन होगी? कॉपर 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर, तो यानी कि ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और कॉपर बना देगा। तो हमारा इसका आंसर, सही आंसर जो है वो है पॉइंट नंबर 1, यानी कि MCQ का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ए पार्ट। ठीक है, करेक्ट है जी। ओके, चलो जी देख लो एक बार, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चे। ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको जनरली एमसीक्यू में देखने को मिल जाते हैं कि कितने फैराडे हैं। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। ठीक है, तो MnO4- से Mn2+ गया, यानी कि MnO4- से Mn2+, रिडक्शन तो हो रही है, पर कैसे? यहाँ पर निकालो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट। Mn की पता नहीं, प्लस 4 ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? -2 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -8, x इक्वल टू में नहीं, x -8 इक्वल टू -1, x इक्वल टू 8-1 दैट इज +7। यहाँ पे +7 है, यहाँ पे कितनी है? +2 है। +7 से +2 कितना चार्ज? 5 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 5 फैराडे विल बी द आंसर। तो पॉइंट नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। बताओ जी, कोई डाउट है? कमेंट में बता देना, कभी भी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ओके, तो इलेक्ट्रॉन चेंज देखना है आपको। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा सही है हमारे पास। हाउ मेनी फैराडेज आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ SN4+ टू SN2+? बहुत ईजी है। तो SN2 जो ये डायरेक्ट दिए होंगे ना उसमें दिक्कत नहीं आएगी, जो कोई मॉलिक्यूल या कुछ आयन, पॉलीएटॉमिक आयन दे दिया जाएगा उसमें दिक्कत आएगी आपको। SN4+ से SN2+ जाना है जी, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का, तो आंसर हो जाएगा 2 फैराडे, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं कलर चेंज करती हूँ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ओके, द नंबर ऑफ फैराडे पास्ड थ्रू अ सोल्यूशन, अगेन सोल्यूशन आ गया। सोल्यूशन का मतलब एक्वस,
यानी कि वाटर भी अवेलेबल है, उसने बोल ही दिया टू प्रोड्यूस कॉपर एंड O2 विल बी। तो कॉम्बिनेशन चेक करना पड़ेगा हमें। कॉपर 2+ जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर बना देता है, तो चार्ज हो गया 2 फैरेडे। ठीक है, और दूसरी जगह ये होगा कैथोड में रिएक्शन। बेटा याद कर लो, कुछ कुछ रिएक्शंस याद हो जाने चाहिए अब तक तो, क्योंकि इट्स हाई टाइम, इट्स जनवरी ऑलमोस्ट, तो आप लोगों को अब ये रिएक्शन सारी याद होनी चाहिए। एनोड की बात करें बेटा, वाटर जो होता है हमारा एनोड पे ऑक्सीडाइज होता है। आपको वाटर की रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड दोनों इक्वेशंस याद करनी है, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी एंड रिडक्शन रिएक्शंस भी ऑफ वाटर आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन करवा रही हूँ वाटर का। तो वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड एंड गिव O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यानी कि 4 फैरेडे हो गया। आप लोगों को पता है कैथोड एनोड पे हम कभी भी अलग अलग इलेक्ट्रॉन शो नहीं कर सकते। ठीक है, हमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बराबर कराना पड़ता है, क्योंकि नेट रिएक्शन जो हमारी आती है ना, नेट, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं शो करते हम। तो आपको इलेक्ट्रॉन पहले ही कैंसिल आउट करने हैं, तो यानी कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे पूरी इक्वेशन को, तो बनेगा Cu2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2 Cu। तो यहाँ पे भी 4 फैरेडे हो गया, यहाँ पे भी 4 फैरेडे हो गया, तो आंसर विल बी बी, 4 फैरेडे। आई मेरी बात समझ में? कोई डाउट है? ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक सेकेंड, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिपॉजिट 50 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम, ओके, फ्रॉम एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूजिंग करंट ऑफ 105 एम्पियर। टाइम निकालने के लिए बोल रहा हूँ, टाइम सारे दे रखे हैं आवर्स में। एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास हमें एल्यूमिनियम का दे दिया 27। इन क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं वैसे तो, बट ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन टू हैंडल। आपको कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले एल्यूमिनियम को क्या किया गया, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू डिपॉजिट, यानी कि एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है तो वो राइट साइड में जाएगा। कहाँ से डिपॉजिट हो रहा होगा? Al3+ से। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स उसने लिए और एल्यूमिनियम डिपॉजिट करा दिया। ये हमारी इक्वेशन बन गई, यानी कि जो हमारी n की वैल्यू हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा एक, जितना भी मास है वो क्या होता है, MIT, कोई कोई WIT भी लिखते हैं, अपॉन में NF। हमें तो T निकालना है, तो हमने क्या किया इसको, MNF अपॉन में M/I इक्वल टू T। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब M क्या दे रखा है आपको, 50 ग्राम दे रखा है M आपको। ओके, N कितना है, 3 नंबर ऑफ मोल्स, आई मीन इलेक्ट्रॉन्स। F कितना होता है, 96500 फैराडे कांस्टेंट। मोलर मास कितना दे रखा है, 27। एम्पियर कितना दे रखा है, आई मीन करंट इज 105 एम्पियर। सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा 5106 सेकेंड्स। सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने के लिए घबराना मत। ओके, पर अब हमारा सेकेंड्स में है। ठीक है, और हमें इसको क्या करना है, आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, मैं कहाँ सॉल्व करूँ, यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। ओके देखो बच्चे, अब हमने क्या करना है, 5106 को आप डिवाइडेड बाय कर दो 3600, तो आपका आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली आंसर 1.42 आवर। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट है? तो इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान देकर चलना, बाकी तो हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद रख लो, बुक में NCERT में ये फॉर्मूला नहीं दे रखा। बुक में सिर्फ स्टेटमेंट है, वो भी आधे बच्चों को समझ में नहीं आती है। तो आप लोग प्लीज़ इसको थोड़ा सा सेंसिबल होकर सोचो कि कुछ कुछ फॉर्मूलाज ही हैं जो हमें याद करना है, हम वो भी नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन अच्छे से करना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 1.42। आई थिंक मैंने कैलकुलेशन ठीक करी है, तो आप एक बार चेक कर लेना कैलकुलेट करके। ठीक है, कोई डाउट है? ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वॉज यूज इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। याद कर लो, ये क्वेश्चन CBSE 2024 में भी आया हुआ, 2023 में भी आया हुआ बेटा। ये क्वेश्चन भूलने वाला क्वेश्चन ही नहीं है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल ही हमारा अपोलो स्पेस प्रोग्राम में जो है वो यूज़ होता है। दिस इज़ अ थ्योरी पार्ट, यू ओनली कैन लर्न इट ना, तो बस आप लर्न कर लो इसको। ओके ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द कैथोड रिएक्शन ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। बेटा ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैटरीज में, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेड स्टोरेज बैटरी। आपको ज़्यादातर इसके MCQ तो मिल सकते हैं, केस बेस्ड स्टडी आती है इसके ऊपर, आती है। और ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि नहीं मैम हम नहीं पढ़ के जाएंगे, नहीं, केस बेस्ड स्टडी का सवाल है तो यू कांट लीव द टॉपिक बैटरी, प्लीज़ लर्न करो अच्छे से। चार्जिंग के दौरान बेटा, चार्जिंग के दौरान जो हमारी रिएक्शन होती है, याद करना पड़ेगा आपको, कैथोड पर, अभी अगला क्वेश्चन एक आ रहा है जिसपे कैथोड एनोड और नेट रिएक्शन हमसे शायद पूछी हुई है, तो मैं उसमें आपको सारी रिएक्शंस लिख के दिखाऊंगी। अभी हमें सिर्फ कैथोड की रिएक्शन चाहिए, तो मैं सिर्फ कैथोड की रिएक्शन लिख रही हूँ। कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, जो लेड सल्फेट होता है बेटा, वो हमारा वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइज होकर क्या देता है हमें, लेड ऑक्साइड देता है, साथ में हमें सल्फेट आयन देता है, और साथ में हमें H+ देता है, और साथ में हमें इलेक्ट्रॉन। ऑफ कोर्स दिस इज हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कंसिडर होता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे अब यहाँ पर, तो क्या हो रहा है, लेड सल्फेट, फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फेट है, नो। फॉर्मेशन ऑफ Pb2+ से Pb4+ है, नहीं। यहाँ तो 2+ है और यहाँ पे कितना है, हाँ 4+ है, प्लस है, O2 है ना, तो O2 का मतलब हो गया 2 × -2, और लेड का हमें पता नहीं, तो x = 4 आ गया। ये भी बात ठीक है, रिडक्शन ऑफ Pb2+ टू Pb4+, ठीक है। पर इसने लिखा रिडक्शन, यहाँ तो ऑक्सीडेशन हो रही है ना, +2 से +4 तो ऑक्सीडाइज होता है, इसलिए भी हमारा गलत हो गया। डिपोजिशन ऑफ Pb एट एनोड, Pb तो कहीं पे भी नहीं, एनोड पे Pb नहीं होता, नो, रॉन्ग है इसका आंसर। Pb जो एनोड की रिएक्शन होती है वो मैं आपको लिख के बता देती हूँ अभी, ठीक है। जो एनोड होता है ना बेटा, एनोड, उस पर क्या होता है, Pb जो होता है वो सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन करता है, लेड सल्फेट बना के देता है हमें, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। तो Pb की नहीं हो रही डिपोजिशन, तो आंसर, करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ PbO2, ये रहा, फ्रॉम PbSO4। कुछ चीज़ें हैं यू हैव टू याद करनी पड़ेंगी, यू हैव टू लर्न एट एनी कॉस्ट, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन ना, यू हैव टू मेमोराइज इट। तो बैटरीज का तो सारा टॉपिक आपको लर्न करना पड़ेगा, एंड प्लीज़ कर लो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं MCQ के, आ जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स इस पे तो 4 नंबर की पूरी केस बेस्ड स्टडी आ जाती है, तो वी कांट अफोर्ड टू डिडक्ट आवर मार्क्स। ऑलराइट, ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो जिंक है जो जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि एनोड पर हमारे पास क्या आ गया, जिंक आ गया, जिंक आ गया, जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स। और कैथोड पर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, कैथोड पर आ जाएगा 2Ag+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर Ag में कन्वर्ट हो रहे हैं, 2Ag में, ठीक है। अब हमें पता है कि जो भी हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें एनोड पहले आता है और कैथोड बाद में आता है, यानी कि Ag बाद में आना चाहिए और जिंक पहले आना चाहिए। तो ये पहले तीनों ऑप्शन ही गलत हो गए, देखो, सिर्फ यही एक सही रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कैथोड की बाद में आ रही है रिएक्शन और एनोड की पहले आ रही है, ठीक है, समझ में आ गई। तो यस, जिंक इज कन्वर्टिंग टू जिंक 2+ एंड Ag+ इज रिड्यूसिंग टू Ag, करेक्ट। एनी डाउट, यू कैन कमेंट इट डाउन। आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया सॉल्यूशंस की PYQ वीडियो में, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। आई लिटरली डिडंट एक्सपेक्ट कि मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, और यू नो व्हाट, रिस्पॉन्स मिलता है तो टीचर को भी ना एक मोटिवेशन होती है कि यार नहीं, अपने बच्चे हैं यार, बच्चे मांग रहे हैं, बच्चे चाहते हैं कि मैम प्लीज़ इसकी वीडियो बनाओ, हमें इसके लिए हेल्प हो जाएगी, तो वाई नॉट। टीचर हमेशा ये चाहता है कि बच्चा हमेशा वेल टू डू हो। सो आई एम हेयर फॉर यू ऑल। आप कभी भी
कोई भी क्वेश्चन डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. आई एम ऑलवेज देयर टू गिव यू अ रिप्लाई. एंड ऑफ कोर्स मैंने टेलीग्राम चैनल शुरू करा है अपना, समझो और सीखो बाय जसलीन मैम. तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको ज्वाइन कर लेना. तो क्या होगा, हम जितनी भी वीडियोस बनाएंगे मैं सारी वीडियोस आपको उधर भेज दूंगी. एंड जो मैंने सॉल्व किया है पीपीटी पे वो एज इट इज़ की एज इट इज़ पीडीएफ भी आई एम गोइंग टू शेयर ऑन दैट चैनल. तो हमारी बढ़िया एक टीम बन जाएगी एंड वी विल प्रैक्टिस मोर एंड वी विल स्कोर गुड. ओके, चलो. तो प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो. आई एम गोइंग टू राइट माई यूज़र नेम इन द डिस्क्रिप्शन. ठीक है, तो आप ज्वाइन करो. जब आप सब ज्वाइन कर लोगे तो आई एम गोइंग टू शेयर ऑल दी पीपीटी एंड पीडीएफ रिगार्डिंग दिस पीवाईक्यूज. ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आ गया हमारे पास. कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन. ओके, तो हमें दे रखा है कि Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है और हाइड्रोजन है हमारा, और ई सेल दे रखा है हमें 0.44. ठीक है बच्चे, इफ़ यू रिमेंबर तो हमारे पास E इज इक्वल्स टू E0 माइनस 0.059 अपॉन NF log Q. ये एक फॉर्मूला होता था. ठीक है, अब हमें क्या है बेटा, मैंने log Q डायरेक्ट लिख दिया है. आप चाहो तो इसको हटा के कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हो. ठीक है, तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी 0.01. ठीक है, अभी मुझे ना कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं चल रही, तो मैं क्या करूँ, मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ पहले अपने लिए, है ना. क्योंकि देखो अगर आप इक्वेशन लिख लोगे ना तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा उस इक्वेशन को सॉल्व करके लिखना. क्योंकि एक तो आपको एन ऐसे मतलब वर्बली नहीं बोलना, मैम मुझे तो 2 दिख रहा था, मैम मुझे 1 दिख रहा था, मैं 1 लिखा ही नहीं. मैंने अभी पिछले से पिछले क्वेश्चन में भी आप लोगों को बताया, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कैथोड एनोड पे सेम होने चाहिए. तो अगर सेम नहीं है तो यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई सम नंबर और आप इलेक्ट्रॉन्स को सेम करोगे. उतने में क्या होता है, बच्चे का दिमाग स्किप कर जाता है वो पॉइंट, और वो एक ही इक्वेशन, सपोज एल्यूमिनियम का इक्वेशन है और जिंक का इक्वेशन है फॉर एग्जाम्पल, तो बच्चे को दिख रहा है एल्यूमिनियम 3 है तो बच्चा 3 लिखा था. बट नो, जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल्यूमिनियम के 3 हैं. जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. तो आप उसको भूल नहीं सकते हो ना. अब यहाँ पर मैं एक रिएक्शन लिख के दिखाती हूँ आपको. फॉर एग्जाम्पल यही वाली Fe है जो H+ के साथ रिएक्ट कर रही है और Fe2+ बना रहा है और साथ में H2 बना रहा है. ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे ना, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन. हाँ, आपको लगेगा कि भाई Fe और Fe2+ में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है, लेकिन H+ और H2 में तो 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है. तो अब N1 लोगे N2 लोगे, तो आपको यही तो देखना है कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन्स बराबर करने हैं, तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा. इसलिए मेरी दोनों पे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 2 आ जाएंगे, तो N विल बी इक्वल टू 2. बताओ, कोई डाउट है? कोई डाउट तो नहीं है. ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर भी अगर आप चाहो तो मैं आपको एग्जैक्ट लिख के बता सकती हूँ. अब राइट हैंड साइड की कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी, Fe2+ आएगी, और लेफ्ट हैंड साइड की कॉन्सेंट्रेशन आएगी H+ की पावर 2, क्योंकि उसका कोफिशिएंट 2 है. ठीक है, तो अब हम वैल्यू डालते हैं. तो हमें E नहीं पता, E0 हमें दे रखा है बच्चों 0.44 दे दिया, माइनस 0.059, 6 भी लेके कर सकते हो, पॉइंट में थोड़ा सा फर्क आएगा. 2, अच्छा मैंने 0.059 ले लिया तो मुझे F लेने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, लॉग, अब Fe2+ की वैल्यू क्या दे रखी है 0.01 कॉन्सेंट्रेशन, और H की कितनी है, H की है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है. ठीक है, तो इसको सॉल्व करो एंड यू विल गेट द आंसर. ओके बेटा, तो मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ. 0.056 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू 0.028 एंड ये हो जाएगा log 10 की पावर -2. और उसमें log 10 की पावर -2, वैसे तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए log 10 की पावर जो भी होती है वो वेरी इजी टू सॉल्व होती है, बट स्टिल उन्होंने आपको दे दिया. तो व्हेन यू विल सॉल्व ऑल दिस स्टफ यू विल गेट द आंसर एज
4991 वोल्ट। प्लीज़ यूनिट डालना मत भूलना, वरना आपको नेगेटिव मतलब मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, करेक्ट है जी। अगर एमसीक्यू में आ जाता है तो ध्यान दे लेना, 0.49 नहीं लिखा होगा तो 0.5 दे दिया होगा। करेक्ट, ओके फाइन। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जी। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और हमें सारे क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं, समझ के करना है। कोई भी टॉपिक को हमने छोड़ना नहीं है कि छोड़ो ना, तो मुझे आता ही नहीं, नहीं आता तभी तो हम यहाँ पर जुड़े हैं ना साथ में, कि हम इसको अच्छे से पक्का करके ही जाएंगे आज। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट, यानी कि गिब्स एनर्जी निकालने के लिए बोल रहा है। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया, सेल की रिप्रेजेंटेशन दे दी, ई नॉट ऑफ जिंक दे दिया, ई नॉट ऑफ कैडमियम भी दे दिया, और 1 फैराडे की वैल्यू क्या यूज़ करनी है वो भी बता दिया। अब देखो यहाँ पर भी 2+ है और यहाँ पर भी 2+ है, तो एन की वैल्यू भी हमारे पास 2 हो जाएगी। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये देखो जिंक का नेगेटिव है वैल्यू और कैडमियम की पॉजिटिव है। मैंने आपको बताया था मोर पॉजिटिव वैल्यू मोर रिड्यूस फ्रॉम स्टेबल, तो ये हमारी कैथोड पर जाना चाहेगी और ये हमारी एनोड पे जाना चाहेगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हमारे पास क्या होगा, एक बार रिएक्शंस लिख लेते हैं, आप लोगों के लिए मैं लिख देती हूँ। तो एनोड पे रिएक्शन हो जाएगी बेटा, जिंक इज कन्वर्टिंग टू जिंक 2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड कैथोड पे रिएक्शन हो जाएगी कैडमियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कैडमियम 2+, सॉरी कैडमियम 2+ is getting reduced to cadmium। करेक्ट है, ओके। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले अब हमें ई सेल नहीं बता रखा, तो मेरे को ई सेल निकालना पड़ेगा। ई सेल क्या होता है, ई कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 0.40 माइनस माइनस ऑफ 0.76, सॉल्व इट यू विल गेट 1.16 वोल्ट। ओके, ठीक है। अब लगाओ डेल्टा जी का फॉर्मूला, कौन से वाला फॉर्मूला लगाएंगे, NFE वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE सेल। ठीक है, तो हमारे पास बेटा -2, F की वैल्यू दे रखी है 96500 इंटू 1.16, ये आ गई वैल्यूज। तो यू विल सॉल्व इट एंड यू विल गेट डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी ये। तो हमारे पास आंसर कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। बोलो जी, कोई डाउट है? आप लिखना चाहो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा जी इक्वल्स टू -2.238 को मैं लिख दूँ 4 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी 5 जूल मोल इनवर्स। ठीक है, कोई डाउट है? सो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो आप लोगों को ना इजी भी रहेगा, है ना। बाद में आपको कभी फॉर एग्जांपल दोबारा देखने हैं क्वेश्चंस, या आप चाहते हो कि मुझे आंसर का एक फॉर्मेट दिखता है, रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि देखो स्टेप्स मेंशन करने भी ज़रूरी हैं। तो हम ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं कि मैम हम तो ऐसे ही कर लेंगे, छोड़ो ना, ना ऐसे नहीं करना बेटा। और किलो जूल्स में भी पूछा जा सकता है, तो आप किलो जूल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 2.24 इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा, तो किलो जूल्स में आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, और हम आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, कंडक्टिविटी पे क्वेश्चन आ गया है, ध्यान से देखना बेटा। कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोल, यानी कि हमें मोलारिटी दे रखी है, टेम्परेचर दे दिया और कंडक्टिविटी दे दी, रेजिस्टेंस बता दिया इतना है, और मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन बता दी। तो कंडक्टिविटी वो हमसे निकलवाना चाह रहा है। ठीक है, वेरी इजी सा है क्वेश्चन। देखो उसने क्या बोला, उसने बोला जो कापा 1 है वो कितना है, 0.0248। दो सॉल्यूशंस की बात की गई है, एक 0.20 मोल पर लीटर पे और एक 0.05 मोल पर लीटर पे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, ये हमें दे दिया साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, ये तब है केस जब हम बात कर रहे हैं 0.20 मोलर की। कापा 2 पूछ रहा है हमसे निकालने को, ठीक है, और उसमें हमारा 620 ओम हमें रेजिस्टेंस भी दे दिया, और हमें क्या दे दी, कॉन्सेंट्रेशन भी दे दी 0.05 मोल पर लीटर।
करेक्ट, कोई डाउट है? देखो अगर हमारे पास ये सब कुछ है ना बेटा, सबसे पहला दिमाग हमारा चलना चाहिए कि हमें कापा निकालना है और हमें रेजिस्टेंस दे रखा है, तो हम सेल कांस्टेंट पे चलते हैं। ठीक है, तो सेल कांस्टेंट क्या होता है, पहले केस का निकालते हैं क्योंकि दोनों ही सेम है। तो सेल कांस्टेंट केस 1, पहले मैं केस 1 ले रही हूँ। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, कापा इंटू रेजिस्टेंस। कापा 1 इंटू रेजिस्टेंस 1 किया तो कितना आएगा आपके पास, आप ऐसा कर सकते हो, आपको रेजिस्टेंस दे नहीं रखी है फर्स्ट वाले की, है ना, तो आप क्या करो, मैं आपको बता देती हूँ बेटा, वैसे तो देनी चाहिए थी, इन्होंने दी नहीं है आपको। जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है 200 से 100, ठीक है, रेजिस्टेंस, पर इन्होंने मेंशन नहीं किया, तो आई विल चेक दिस क्वेश्चन फर्स्ट। मैं आप लोगों के साथ साथ ये क्वेश्चन तब तक डिस्कस नहीं करूँगी जब तक रेजिस्टेंस के बारे में आपको ना बता दूँ, क्योंकि हमें जब रेजिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन आता है ना, तो हमारे को पता होता है कि एट मतलब अगर हम स्टैंडर्ड केसीएल की बात करें, या तो फिर आप याद कर लो, ये आप कर लो, कुछ ऐसा होगा, मैं चेक कर लूँगी एक बार सीबीएसई की साइट, केसीएल की स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग 0.20 अगर मोलारिटी दे रखी होती है तो रेजिस्टेंस होता है 100 ओम। याद कर लो अभी फिलहाल के लिए, आई विल गेट बैक टू यू, अगर मुझे कुछ पता लगा तो आई विल पिन दी कमेंट, ठीक है। तो 0.0248 इंटू 100 आप करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज 2.48 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये ओम में था, ये सेंटीमीटर साइमन में था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, K2 निकालना है क्योंकि हमारा दोनों में ही सेल कांस्टेंट तो सेम ही रहने वाला है, जी स्टार अपॉन में R2, तो जी स्टार कितना है 2.48 सेंटीमीटर इनवर्स और R2 कितना है 620 ओम, यानी कि बन जाएगा जो भी आंसर आएगा आपका 0.0040 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारे पास आ गया K2, कापा आ गया, और यही तो निकालना था हमको, कंडक्टिविटी निकालनी थी। तो कापा 2 विल बी 4 इंटू 10 की पावर -3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। सो सिंपल, बस ये एक स्टार मार्क कर लो इस चीज़ को, मैं हाईलाइट कर देती हूँ इस चीज़ को ना, थोड़ा आपको याद रहेगा इस चीज़ को ना बेटा। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये जो हमने 100 लिया ना, इसको याद रख लेना एक बार, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करके रख लो। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन द डेल्टा जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ए सेल विल बी रिस्पेक्टिवली। ओके बेटा देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, कौन सा कलर लें, ग्रीन लेते हैं, ओके। हाँ जी, डेल्टा जी हमारे पास क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, और ई क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हमारी रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस मानी जाती है। तो देखो ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट गलत हो गया, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव भी नहीं हो सकता और नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि 2 पॉइंट तो आपके वैसे ही कम हो गए, खत्म, काट दिया हमने कि ये दोनों ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। अब डेल्टा जी नेगेटिव होता है, डेल्टा ई पॉजिटिव होता है, करेक्ट, पर इक्विलिब्रियम क्या कांस्टेंट क्या होता है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा 1 से ज़्यादा आता है, हमेशा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए 1 से ज़्यादा आता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, नेगेटिव ग्रेटर देन 1 एंड देन पॉजिटिव। बताओ कोई डाउट है अभी तक? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं, 20। ओके so we are moving ahead. Dilution affects both conductivity as well as molar conductivity, of course. डाइल्यूशन से हमारा कंडक्टिविटी भी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों ही इफेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। तो हमें देखना है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन बोथ विल बी, एक पे डिक्रीज होगा एक पे इंक्रीज होगा, ये हम जानते हैं ना, याद है आप लोगों को कैसे? तो आओ ज़रा इसको एक थोड़ा सा छोटा सा पढ़ लेते हैं कैसे। बच्चे जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं ना, मैं यहाँ लिख देती हूँ थोड़ा सा, जैसे जैसे मैं डाइल्यूशन करूँगी ना कहीं पर भी, तो जो मेरे नंबर ऑफ आयन्स होंगे पर वॉल्यूम वो कम हो जाएगी। सपोज पहले मेरे 10 ml में था, अब मैंने 10 ml से बढ़ा दिया पानी, 20 ml कर दिया, तो 10 ml के हिसाब से मेरे 5 आयन्स थे फॉर एग्जाम्पल, अब 20 ml के हिसाब से मेरे 5 आयन्स थे, तो पर यूनिट वॉल्यूम तो मेरे आयन्स कम हो गए ना। अगर 10 ml के हिसाब से मेरे 5 आयन्स थे तो 20 ml के हिसाब से मेरे 10 आयन्स होने चाहिए थे, पर नहीं, अभी भी आयन्स तो 5 ही हैं, तो आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो जो कंडक्टिविटी होती है ना, कंडक्टिविटी, अब आयन्स ही कम हो गए तो कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, यानी कि डाइल्यूशन करने से कंडक्टिविटी विल डिक्रीज। कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो सकती, गलत,
ये भी गलत, ए और सी ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं। आयंस जो होते हैं, आयंस वो फ्री होना शुरू हो जाते हैं, मोर फ्री ड्यू टू डिक्रीज इन इंटरेक्शन, ऐसे लिख सकते हो आप। इंटरेक्शंस की वजह से आपके जो आयंस है वो फ्री हैं, तो डिग्री, बेसिकली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन बोल लो, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है ऑन डाइल्यूशन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ इसको याद रखना। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है वो आपका इंक्रीज हो जाता है डाइल्यूशन करने पे, क्योंकि आयंस फ्री है ना, उनके इंटरेक्शंस ही नहीं हो रहे, फ्री हैं, तो डाइल्यूशन पे बढ़ जाता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो पर यूनिट वो देखो आप क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी पर मोल देखोगे तो मोलर कंडक्टिविटी विल इंक्रीज, तो कंडक्टिविटी विल डिक्रीज एंड मोलर कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। करेक्ट आंसर समझ में आया? तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, और थोड़ा समझोगे तो इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ओके ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैं क्वेश्चन अभी आपको करा चुकी हूँ। एनोड की रिएक्शन मैंने अभी पीछे लिख के आपको बताई थी, क्या होती है एनोड की रिएक्शन, Pb प्लस SO4 2 माइनस। देखो आप 3-4 बार याद करके लिख लो, आपको याद ही हो जाएंगी, चौथी बार 5वीं बार खुद लिख सकोगे। PbSO4 2 माइनस गिव PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, वेरी इजी। बच्चों को ये तो याद हो जाती है पर कैथोड की भूल जाते हैं, कैथोड भी याद करनी पड़ेगी ना यार, ऐसे नहीं चल सकता। तो PbO2 जो होता है वो PbSO4 बनाता है, याद रखना। ठीक है, PbO2 क्या करता है, 4 हाइड्रोजन लेता है, साथ में 4 ही सल्फेट आयंस भी लेता है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, सल्फेट आयन SO4 2 माइनस लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है, PbSO4 बना देता है, और साथ में वाटर भी रिलीज हो जाता है। तो ओवरऑल जो रिएक्शन हमारे पास आती है बेटवा, वो क्या आती है, याद कर लो इसको। तो वो आती है लेड प्लस PbO2 प्लस H2SO4 ट्वाइस होते हैं, और बना देता है 2 PbSO4 प्लस 2 H2O। थ्योरेटिकल है, याद करने वाला है, याद करना पड़ेगा, यू कांट लीव। ठीक है, और ये केस बेस्ड स्टडी में आती है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यार, डायरेक्ट। तो जब डायरेक्ट क्वेश्चंस है, हमें पता है कि हमारा पूछ लेता है वो उसमें केस बेस्ड स्टडी में, तो हम क्यों छोड़ें। मैंने देखा बैटरीज बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, बैटरी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, टॉपिक है इसमें, क्योंकि बैटरी इज ऑल अबाउट लर्निंग। आप रिएक्शंस को एक बार लिखो, 2 बार लिखो, 4-5 बार लिखोगे, 5वीं बार याद हो जाएगी, आई एम डैम श्योर। ट्राई तो करो यार, ट्राई करने से तो बंदा कहाँ पहुँच जाता है, आप लोग ये नहीं याद कर रहे हो। देखो केमिस्ट्री में ना यही पॉइंट है, जैसे फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर मुश्किल आता है ऑफ कोर्स, लेकिन फिजिक्स में आप कोई एक पॉइंट को पकड़कर उसका आंसर लिखा हुआ नंबर मिल जाएंगे, केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। अब यहाँ एक रिएक्शन में इधर उधर कुछ गड़बड़ हो गई तो 0 मार्क्स। ठीक है, तो आर या पार वाली खेम है, तो अच्छे से करो ना यार, पार तो करना ही है हमें, और अच्छे से करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे घबराओ नहीं यार, मेरे साथ पढ़ते जाओ, मैं सारी चीज़ें सेट करा दूंगी, टेंशन मत लो। ठीक है ओके, देखो अनदर क्वेश्चन है 2019 में पूछा था, राइट एनोड एंड कैथोड रिएक्शन दैट अकर इन ड्राई सेल। तो ड्राई सेल तो बहुत इजी है, हमें पता है हमारा जिंक का है सेल और NH4 का है ना। हाउ डज द ड्राई सेल डिफर फ्रॉम मर्क्यूरी सेल। ओके, हम अभी बता देते हैं जी क्या डिफरेंस है, पहले हम लिख लें। एनोड की रिएक्शन लिखते हैं सबसे पहले, बहुत ईजी है। जिंक जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में। कैथोड पे जो हमारा अमोनियम आयन होता है NH4 प्लस, वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है और अमोनिया रिलीज करता है, साथ में हाइड्रोजन। बैलेंस कर लो बेटा, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 2 और यहाँ पे भी हो जाएगा 2। ठीक है, अब उसने पूछा डिफरेंस बताओ। डिफरेंस बस इतना है कि लिख सकते हो कि जो ड्राई सेल, डिफरेंस बता रही हूँ मैं, जो ड्राई सेल है वो क्या यूज़ करता है, जिंक कार्बन का सिस्टम यूज़ करता है ना, याद है ना, जिसकी वोल्टेज क्या होती है 1.5 वोल्ट। ठीक है, मरकरी सेल जो होता है ना बेटा, ऑन द अदर हैंड, बहुत गंदी राइटिंग आ रही है मेरी, एक तो इसकी लॉन्गर लाइफ होती है, ठीक है, दूसरा इसकी जो वोल्टेज होती है वो होती है 1.3
1.35 वोल्ट होता है गेस, ठीक है, और ये बहुत स्टेडी वोल्टेज देता है, ठीक है। तो यही बस डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप देख सकते हो अच्छे से, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Okay, count for the following rusting of iron squares. बताओ जी, आयरन को अगर हम रख देते हैं नमक वाले पानी में तो वो जल्दी रस्ट खाता है दैन ऑर्डिनरी वाटर। कैन यू सजेस्ट मी रीज़न वाई? मेरा आंसर जानने से पहले अपना आंसर सोच के लिखो कमेंट सेक्शन में। सोचोगे तो पता चलेगा, नहीं सोचोगे तो फिर। सेलीन वाटर में क्या होता है? NaCl है। सेलीन वाटर कंटेन्स NaCl। NaCl का मतलब क्या होता है? Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है। इसकी बहुत हाई आयोनिक स्ट्रेंथ होती है बेटा, ठीक है। तो ये एक्ट करता है एज इलेक्ट्रोलाइट। देखो कभी भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन को, वो नहीं है कि मैम ये क्या 2015 का क्वेश्चन है छोड़ो परे, नहीं नहीं नहीं, छोड़ नहीं सकते ना, 10 साल के पेपर तो करने ही है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम किया तो इसने क्या किया, कंडक्टिविटी को भी इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अगर इसने कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया तो इसने हमारी रस्टिंग ऑफ आयरन को भी फास्ट कर दिया, एक्सेलरेट कर दिया, बेसिकली रस्टिंग को एक्सेलरेट कर दिया। लेकिन ऑन द अदर हैंड ऑर्डिनरी वाटर में कोई आयंस तो ऐसे हैं नहीं NaCl की जैसे आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, तो जब आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी नहीं तो वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम नहीं करेगा, इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम नहीं करेगा तो कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी और एक्सेलरेशन भी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। ब्लॉक्स ऑफ मैग्नीशियम आर स्ट्रैप्ड टू द स्टील हब्स ऑफ ओशियन गोइंग शिप्स। तो मैग्नीशियम जो होता है ना बेटा वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू स्टील। ये बात याद रख लो। क्यों? क्योंकि इसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है और इसका पॉजिटिव होता है, तो जल्दी से क्या करता है, रिएक्टिव है, ठीक है। अब क्या होता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा मैग्नीशियम जो है ना, वर्ड याद रख लेना बेटा, इसको हम सैक्रिफिशियल एनोड की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसीलिए ये जो होता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और करोजन को बचा लेता है। ये ऑक्सीडाइज हो जाता है स्टील से पहले और करोजन को बचा लेता है, ठीक है। तो इसका सैक्रिफिशियल एनोड नाम याद रखना, ये कई लोगों को पता होता है, कईयों को नहीं पता होता, करेक्ट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन हमारे पास एक थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया है जी। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर एंड NaOH solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is this. Okay, हमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बता दी, हमें कॉन्सेंट्रेशन 0.05 भी बता दी, रेजिस्टेंस बता दी, लेंथ बता दिया और डायमीटर बता दिया, एरिया हम निकाल लेंगे। तो हमारे पास होता है रो L बाई ए ना, तो एरिया तो चाहिए, तो एरिया निकालें सबसे पहले, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 3.14 आर कितना हो जाएगा, 1 का हाफ यानी कि 0.5 का स्क्वायर। तो आंसर वुड बी 0.785। सब कुछ सेंटीमीटर में आएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया। अब हमने क्या किया, R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए फॉर्मूला लगाया। रो L बाई ए जैसे ही फॉर्मूला लगाया, क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल्स टू L बाई ए साथ में कापा। क्यों? मुझे यहाँ पे रो की बात तो की नहीं गई ना, रो तो है ही नहीं मेरे पास, कंडक्टिविटी ही तो निकालनी है मुझे, तो कापा पे जाना ही पड़ेगा, रेजिस्टिविटी थोड़ी पूछी थी मुझसे। तो कापा क्या हो गया, L अपॉन में R इंटू ए। तो कापा हो गया, L कितना है, L है जी आपका 50 सेंटीमीटर, ठीक है। R है हमारा 5.55 इंटू 10 की पावर 3। एरिया कितना है, एरिया निकाला था 0.785। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर है, ये ओम है, यानी कि साइमन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर जो भी आएगा वो आएगा 0.01148 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कंडक्टिविटी की यही होती है यूनिट, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हो 1.148 इंटू 10 की पावर -2 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स।
बताओ जी, कोई डाउट है तो बताओ। मुझे पता है ठंड बहुत हो रही है, पर ठंड से बचने के लिए अब ये नहीं कर सकते कि रजाइयों में घुसे रहो, सोते रहो और पढ़ना नहीं है। बेटा टाइम बहुत कम रह गया, बहुत कम रह गया। आप मान के चलो 15 फरवरी भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 10-12 फरवरी तक आप मसा पढ़ पाओगे। उसके बाद तो ये रिवीजन कर, उसकी टेंशन, मैथ्स नहीं आ रही, फिजिक्स नहीं आ रही, केमिस्ट्री नहीं आ रही, सारे सब्जेक्ट फिर करेंगे। ठीक है, तो ज़रा सीरियस हो जाओ यार। अब भी नहीं सीरियस हुए तो फिर हो गया काम। ठीक है, और जो बच्चे थोड़े से वीक फील करते हैं केमिस्ट्री में अपना कंसेप्ट वगैरह, वो स्पेशली टेलीग्राम पर ज्वाइन ज़रूर हो जाना और मुझे मेरे कमेंट सेक्शन पर आकर बताओ कि मैम प्लीज़ हमें ये टॉपिक तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा। मैं हूँ ना, करा दूँगी। दूसरी चीज़ ये कि PYQs की प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि क्या होता है, कैसे आने होते हैं क्वेश्चंस। और 3 घंटे के पेपर्स भी ऑफ कोर्स आप ये मान लो कि February 1 से आप 3 घंटे के पेपर तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, ओके। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, डिफाइन फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होता है, विद एग्जाम्पल्स बताने हैं, एडवांटेज बतानी है प्राइमरी की सेकेंडरी पे। ठीक है, फ्यूल सेल क्या होता है बेटा जी, फ्यूल सेल क्या है, गैल्वेनिक सेल है, पहला पॉइंट। अच्छा हाँ, एक और बात बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। बोर्ड्स का एग्जाम जब भी देने लगा और थ्योरी क्वेश्चन आए, प्लीज़ डोंट गो फॉर दैट बड़े बड़े पैराग्राफ। नो, आपको क्या करना है, पॉइंट्स में आंसर लिखना है, पॉइंट्स में आंसर, और साफ सुथरा काम करना है बस। नहीं तो दिक्कत हो जाएगी और फिर तो भी फंसोगे। गंदा काम तो करना मत, कटिंग पटिंग कम करना, और पॉइंट्स में लिखोगे ना तो एक अलग ही वैल्यू हो जाएगी पेपर की। बात सच बता रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही। मैंने इतने थ्योरेटिकल पेपर दिए हैं, मेरी B.Ed थी ना, मेरे को किसने बताया कि भाई इतना नहीं, दिमाग से काम करो, स्मार्ट वर्क करो। समझ रहे हो ना मेरी बात। मैं बोल रही ना, पॉइंट्स में आंसर का करो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू बेटा जी। मेरे को मेरा क्या जाना है बताओ, मैंने तो कर ली 12th। 10th वालों के लिए भी यही रीज़न है और 12th वालों के लिए भी यही है। प्लीज़ राइट योर पॉइंट्स, राइट योर आंसर्स इन पॉइंट्स। ठीक है, ओके। गैल्वेनिक सेल है जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कोई डाउट है, एग्जाम्पल बताओ। अपोलो स्पेस वाला भी क्या था ना, कौन सा, वेरी गुड, H2O2 फ्यूल सेल। याद हो गया अब तो, देखो भूलेगा नहीं अब बिल्कुल भी। एडवांटेजेस बताओ जी, एडवांटेजेस कोई बता सकता है मुझे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसकी हाई एफिशिएंसी होती है बेटा। ठीक है, बहुत अच्छे से काम करते हैं ये, 60-70% मान के चलो। ठीक है, और ये कॉन्टीन्यूसली काफ़ी देर तक, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक काम कर सकते हैं, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक काम कर सकते हैं। ठीक है, जब तक फ्यूल आप प्रोवाइड कर रहे हो ऑफ कोर्स। ठीक है, नॉन पॉल्यूटिंग होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, कोई ऐसी आपको दिक्कत नहीं देंगे, नॉन पॉल्यूटिंग होते हैं। ठीक है, और हाँ, इनको ज़्यादातर ना ये क्या करते हैं, वाटर प्रोड्यूस कर देते हैं एज बाय प्रोडक्ट। तो हमारे लिए तो फ़ायदा ही है, प्योर का प्योर सामान मिल रहा है, साथ में पानी तो मिल रहा है, डालेंगे उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। और ईजी टू ऑपरेट होता है, कुछ ऐसे मुश्किल नहीं होता ना, तो ईजी टू ऑपरेट। ठीक है जी, कोई डाउट है तो, फ्यूल सेल इज अ गैल्वेनिक सेल। ठीक है, इन विच केमिकल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड एग्जाम्पल यू कैन राइट इट डाउन, अपोलो सेल वाला जो हमने किया था, दैट इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। एडवांटेजेस इसके ये हैं फ्यूल सेल के, प्राइमरी और सेकेंडरी से अच्छा क्यों है, क्योंकि इजी टू ऑपरेट है। ठीक है, पॉल्यूटिंग नहीं है, हाइड्रोजन वाटर निकलता है तो बाय प्रोडक्ट में ज़्यादा कुछ ऐसे दिक्कत नहीं होती, और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक काम कर सकता है, और इसकी बहुत अच्छी एफिशिएंसी है, काफ़ी हाई एफिशिएंसी से काम करता है ये। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन दैट वॉज इन 2023, 2024, 2021 कंपार्टमेंट के पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है। कोलरॉश लॉ तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ थ्योरी मत भूलना, आई बेग यू। कोलरॉश लॉ की थ्योरी हो गई, मोलर कंडक्टिविटी का रीज़न, डाइल्यूशन का रीज़न, कंडक्टिविटी का रीज़न, ये तो आप यू कांट अफोर्ड टू मिस दिस टॉपिक। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कोई बहुत हाई तो बनी नहीं है, पर बच्चों से ना होती नहीं है, और क्यों नहीं होती उसका रीज़न आप लोग खुद बहुत अच्छे से जानते हो, तो प्लीज़। ठीक है, ओके। यहाँ पर देखो बेटा, 2 E0 की वैल्यूज दे रखी हैं, जिसकी ज़्यादा पॉजिटिव वो किस पे जाता है, कैथोड पे जाता है। तो हमने सबसे पहले E0 निकाला। E0 क्या होता है, आई मीन ई सेल निकाला। E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, यानी कि 0.80 माइनस 0.77। देखो प्लस में आ रही है वैल्यू, और मैंने अभी पीछे बताया भी था, प्लस
ई जो होता है वो +3 प्लस में होती है वैल्यू, और डेल्टा जी की होती है नेगेटिव में। तभी एक रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियसली हो पाती है, कंसिडर की जा सकती है। ठीक है, अब हमें डेल्टा जी निकालना है। सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला लगेगा, -NFE का फॉर्मूला लगाया आपने, तो -n क्या है, 3 से 2 गए तो 1 इलेक्ट्रॉन, Ag प्लस से Ag गए तो 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन ही है दोनों में। 96500 आ गया हमारे पास F। ई नॉट सेल है 0.03, तो व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट द आंसर -2895 जूल्स और -2.895 किलो जूल्स। बताओ जी, कोई डाउट है? ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, हमें क्या निकालना है, लॉग के सी निकालना है। तो लॉग के सी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू एन अपॉन लॉग के सी, ये होता है ना। तो अब आप क्या करोगे, अब आपने ये निकाल लिया तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दोगे, NE0 सेल अपॉन में 0.0592, 0.0592 0.059 भी ले सकते हो। ठीक है, n क्या है 3, n कितना था हमारे पास 1, E0 सेल था 0.03 और 0.0592, तो योर आंसर विल बी 0.507। ठीक है जी, कोई डाउट है? खोलरॉश लॉ क्या होता है बेटा? खोलरॉश लॉ होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। खोलरॉश लॉ की ना बहुत बच्चे ना डेफिनेशन गलत करते हैं, तो मैं ना आप लोगों के लिए एक बार लिख देती हूँ कि खोलरॉश लॉ क्या होता है, प्लीज़ इसको याद कर लेना। खोलरॉश RAUSCH, खोलरॉश लॉ क्या होता है कि यहाँ पे जो मोलर कंडक्टिविटी होती है बेटा, मोलर कंडक्टिविटी किसकी, एक इलेक्ट्रोलाइट की, कहाँ पर, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्या होती है, इज, प्लीज भूलना मत, बच्चे गलत करते हैं, इज सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज, याद ही नहीं रहती बच्चों, कंडक्टिविटीज ऑफ आयंस, कॉन्स्टेंट आयंस जो भी है वहाँ पे यूज होती है। एप्लीकेशन क्या क्या है इसकी, कैलकुलेट करने में हेल्प करता है मोलर कंडक्टिविटी को। ठीक है, किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। ठीक है जी, कोई डाउट है तो बताओ। तो यहाँ पर हमारी खोलरॉश लॉ कहता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम को मत भूलना, मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ आयंस। तो हम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आराम से निकाल सकते हैं इसकी एप्लीकेशन से। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। Here we have completed all the CBSE TY questions of electrochemistry and I hope you all are studying well for your 12th exams. बच्चे एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है, so all the very best. Thank you so much for watching and of course यहाँ तक आए हो तो थोड़ा सा प्यार दिखा के जाओ। Subscribe to my YouTube channel समझो और सीखो by yours only तस्लीम मैम। ओके, बाकी हाँ, टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना। टेलीग्राम पे मैं ये वाली वीडियो और इससे पिछली वाली वीडियो भी डाल दूँगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। एंड हाँ, इसके बाद हम काइनेटिक्स और कोऑर्डिनेशन की वीडियो लेकर आएंगे। बच्चे चाह रहे हैं कि DNF की पहले ले आओ, तो आई विल ट्राई DNF, अदरवाइज इसके बाद हमारा जो टॉपिक बनता है वो है केमिकल काइनेटिक्स अकॉर्डिंग टू NCERT। तो मैं काइनेटिक्स की बुक ले काइनेटिक्स के क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, फिर हम DNF और कोऑर्डिनेशन के टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। ओके, चलो पढ़ाई करो, अच्छे से तैयारी करो, मिलते हैं तब तक के लिए, गुड बाय, टेक केयर।